हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएस मेंस के बिहेवियर सीरीज़ का सेकंड टॉपिक जो है मेमोरी। इससे पहले हम इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया था, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। मेमोरी को हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं हमारी याद रखने की क्षमता, या जो भी चीज़ें हमने याद रखी है वो पोर्शन जब ब्रेन में जाता है तो वो कैसे स्टोर होता है। Memory is simply a process of storing of information. हम definition से start करते हैं। Definition of memory is retaining and recalling information over a period of time. मतलब आप information को retain कर रहे हो, याद कर रहे हो और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े उसे recall कर रहे हो। सिर्फ retaining of information memory नहीं है। अगर आप उस information को recall नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रोसेस मेमोरी कंप्लीटली नहीं कहलाएगा। जब आप दोनों प्रोसेस रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो तब वो मेमोरी बनता है। रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। दैट मीन्स आप जो इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहे हो या रिटेन कर रहे हो वो रिकॉल की हुई इंफॉर्मेशन उस कॉग्निटिव टास्क के रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको टास्क ए करना है लेकिन आप बी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रहे हो। द मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क और द प्रॉब्लम्स यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व और टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। इस मेमोरी की ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म ओवर द ईयर्स और द लाइफ टाइम भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपका पर्पस क्या है उस मेमोरी को या इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का। इस जो मेमोरी होती है वो 3 स्टेजेस में वर्क करती है। दैट मीन्स द होल प्रोसेस ऑफ मेमोरी दैट फ्रॉम रिसीविंग द इंफॉर्मेशन टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन गोज थ्रू 3 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप पहली बार किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या रजिस्टर करते हो, दैट मीन्स आप किसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज हुए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन किया या रिकॉर्ड किया अपने मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर में। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे एनकोडिंग। इस प्रोसेस में आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको कोई मीनिंग देते हो ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को याद रख पाओ, समझ पाओ। यू गिव दैट सम मीनिंग टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये होता कैसे है, आप कैसे मीनिंग देते हो कि जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपके किसी भी सेंसरी ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है या अफेक्ट करती है। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? आइज, ईयर्स और स्किन, एनीथिंग। दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स जहाँ पे आपके सेंसेस होते हैं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपके सेंसेस को इम्पैक्ट करती है तो आपके ब्रेन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर न्यूरल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। वो न्यूरल इम्पल्सेस जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर में और दे स्टोर द इंफॉर्मेशन और द सेंसेस दैट यू जस्ट ऑब्जर्व्ड। तो पहला प्रोसेस हो गया एनकोडिंग। सेकेंड प्रोसेस होता है स्टोरेज। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपके इम्पल्सेस के थ्रू आपके ब्रेन को मिली, वो आप अब स्टोर करोगे ताकि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े लेटर यूज़ के लिए तब आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाओ। तो द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग एंड होल्डिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग एंड होल्डिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। ये स्टोरेज को जनरली हम मेमोरी से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मेमोरी सिर्फ स्टोरेज नहीं है, वो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल तीनों का मिला जुला एक प्रोसेस है। तो थर्ड प्रोसेस होता है, थर्ड प्रोसेस का इस पार्ट है रिट्रीवल। इस रिट्रीवल के प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की थी वो इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम और द कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। दैट इज ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक टू द अवेयरनेस। ये होता है रिट्रीवल। लेकिन इन तीनों प्रोसेस के टाइम पे मेमोरी फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की
वही स्टोर हुई और वही इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉल हो गई। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी मेमोरी फेलियर होने की संभावना रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, हमको चीज़ें याद नहीं आ रही है। तो ये पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी मेमोरी फेलियर हो सकता है, जिससे आपको चीज़ें याद नहीं रहती। ये कब हो सकता है? या तो आपकी इनकोडिंग, जो आपने इन्फॉर्मेशन ली और रिटेन की, वही इम्प्रॉपर है, आपने सही से इन्फॉर्मेशन को इनकोड ही नहीं किया, तब हो सकता है। या फिर आपका स्टोरेज सिस्टम वीक है, आपने उसको स्टोर सही से नहीं किया, या आपके ब्रेन ने उसको स्टोर सही से नहीं किया। जैसे लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया में इंसान के पास स्टोरेज बहुत वीक होता है, वो चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहा सही से और रिट्रीव नहीं कर पा रहा सही से। या फिर थर्ड होता है इनएबिलिटी टू रिट्रीव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत है वो चीज़ें याद नहीं आती। कहीं बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होता है कि वो कौन है, या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको याद नहीं आ रही होती है। ये होता है मेमोरी फेलियर, improper encoding, weak storage and inability to retrieve the information whenever needed. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। जैसे अपन इंटेलिजेंस में देखे थे, कुछ थियरीज होती है इंटेलिजेंस की भी, इसी तरह मेमोरी में भी कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। पहला मॉडल है स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। ये मॉडल एटकिंसन एंड शेफरिन ने दिया था 1968 के अंदर में। एटकिंसन एंड शेफरिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, 5 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है इस मॉडल से। ये स्टेज मॉडल बोलता है कि जो मेमोरी है वो 3 टाइप की होती है या 3 तरीके की होती है। फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन जब भी हमारे सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है और समझी जाती है, तो वो वहाँ पे सेंसरी मेमोरी काम कर रही होती है। सेंसरी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में। ये सारे सिस्टम्स और सारी जो भी ये स्टेजेस हैं, इनके काम अलग अलग है। सेंसरी मेमोरी का काम अलग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम अलग है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम अलग है। इनके टाइम ड्यूरेशन भी अलग है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग है। लेकिन ये तीनों सिस्टम साथ में काम करते हैं, तभी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो पाती है और टाइम पे रिट्रीव हो पाती है। तो पहला है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी जो होती है बहुत लार्ज होती है। डैट मीन्स कि आपके जो सेंसेस होते हैं, आइज़ है या ईयर्स है, इन सेंसेस से आप जो भी इंफॉर्मेशन देखते हो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बहुत कम रहेगा, लेस देन अ सेकेंड, लेकिन उस लेस देन अ सेकेंड में आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखी है आपको एग्जैक्टली याद रहेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अभी आप कुछ भी चीज़ देख रहे होंगे, आप 1 सेकंड के लिए एग्जैक्टली चीज़ें याद कर पाओगे कि वो चीज़ कहाँ है। जैसे आप रूम में हो तो आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि रूम का डोर कहाँ है, एग्जैक्टली हैंडल्स कहाँ कहाँ पे है, फैन कहाँ है, सीलिंग कहाँ है, या रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड है। फॉर लेस देन 1 सेकेंड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। आपके बोल पिक्चर एकदम इमेज छप जाती है आपके दिमाग के अंदर में। तो वो होती है सेंसरी मेमोरी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कितनी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, जो भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सब स्टोर कर सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम होगा, बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए चीज़ें स्टोर रहेगी। और इस मेमोरी के अंदर चीज़ें एग्जैक्टली स्टोर्ड होती है। जैसे बोला मैंने कि पिक्चर के फॉर्म में आपको एग्जैक्ट दिखेगा, आपकी मेमोरी एकदम विविड रहेगी, आपको एग्जैक्ट पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे एग्जिस्ट करती है। तो इसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हो। जो विजुअल इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं आइकॉनिक रजिस्टर्स स्टोर करते हैं विजुअल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, और इकोइक रजिस्टर्स होते हैं वो स्टोर करते हैं ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, मतलब कोई भी साउंड को। सेंसरी मेमोरी के बाद सेकंड मेमोरी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये मेमोरी प्रोसेस में चलती है। आपने इन्फॉर्मेशन आई, पहले आपके सेंसरी मेमोरी में गई, फिर आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, और फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई। तो सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से आप समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म मतलब इसका ड्यूरेशन कम होगा कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा है इसका ड्यूरेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी से कम है। जब भी आपके सेंसेस ने, एग्जांपल देखिए, आपके सेंसेस, आप रूम में बैठे हैं, आपके सेंसेस ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखी है, आपके आइज़ ने बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं, वो गेट देख रहा है, बुक देख रहा है, आप लैपटॉप या किसी मोबाइल या किसी कंप्यूटर के थ्रू वीडियोस देख रहे हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो आप एक टाइम पे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप किस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हो, आपकी अटेंशन केंद्रित करते हो,
वो डिपेंड करेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। अज्यूम कि आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो इस लेक्चर को ही आप अपने ब्रेन में भेजना चाहते हो, इसलिए आप इस पर अटेंशन देते हो, तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन आप लेक्चर ऑन करके कोई और आसपास की चीज़ देख रहे हो, या आपने कंप्यूटर में तो लेक्चर ऑन कर रखा है लेकिन आपने फ़ोन में पास में मैच चालू करके रखा हुआ है, तो आप मैच पे अटेंशन दे रहे हो, तो वो मैच की इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाएगी, ना कि आपके लेक्चर की इन्फॉर्मेशन। इसलिए कई बार होता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी तो होती है लेकिन आपको याद ही नहीं होती है वो चीज़, क्योंकि आपकी अटेंशन जो थी उस वक्त में कहीं और जगह पे केंद्रित थी। तो जब भी आप किसी सेंसरी मेमोरी पे आए हुए ऑब्जेक्ट को अटेंशन देते हो, तब वो ऑब्जेक्ट है या इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। इसमें इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होता है। सेंसरी मेमोरी में लार्ज था, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होगा, लेकिन वो यूजुअली 30 सेकेंड या उससे कम टाइम के लिए ही रहेगा। डेट मीन्स लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना? 30 सेकेंड या उससे कम। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेंसेस में देखी थी या सेंसरी मेमोरी में देखी थी, वो विजुअली भी हो सकती है, आइकॉनिक भी हो सकती है, या ऑडिटरी भी हो सकती है, इकोइक भी हो सकती है। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एकोस्टिकली होती है। एकोस्टिकली का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स। आप साउंड के फॉर्म में चीज़ों को याद रखते हो। अगर वो चीज़ आपने साउंड के फॉर्म में याद रखी और वो 30 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में रिटेन करे और आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर दो, तो आपको उस साउंड को बार बार रिहर्स करना होगा। यू हैव टू रिहर्स दैट साउंड। अज्यूम यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर और आप इस लेक्चर में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहते हो, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसका साउंड रहेगा 30 सेकेंड के लिए, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है तो उसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जब आप रिपीट करोगे, मेंटेनेंस रिहर्सल करोगे, तब वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ये जो मेमोरी होती है बहुत फ्रेजाइल होती है। डेट मीन्स 30 सेकेंड के अंदर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो। अगर मैंने जो भी ये बात बोली 30 सेकेंड में आपके दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन आप अगर इस बात पे ध्यान देते हो तो ये चीज़ें आपके परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। ये फ्रेजाइल है लेकिन सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा स्टेबल है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से ज़्यादा कम स्टेबल है। लास्ट मेमोरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सीधा हम नाम से समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब ये परमानेंट है, जीवन भर तक इसका स्टोरेज रहने वाला है और इसकी कैपेसिटी भी, स्टोरेज कैपेसिटी की बहुत वाइड है। मतलब आप पूरे जीवन में जो भी चीज़ देखोगे, जो भी पढ़ोगे, जो भी सुनोगे, हर चीज़ आप स्टोर कर सकते हो और हर चीज़ परफेक्टली स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके माइंड से इरेज हो जाएगी। कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ जाती है तो वो इरेज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि उस मेमोरी में कोई चीज़ चली गई और वहाँ से गायब हो गई, नहीं, कभी भी गायब नहीं होती। हाँ, आपके रिट्रीवल में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके मेमोरी से कभी भी चीज़ इरेज नहीं होती। इसकी कैपेसिटी बहुत वास्ट है और परमानेंट है। ये इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिमेंटिकली स्टोर होती है। पहले हमने देखा सेंसरी मेमोरी में आइकॉनिक भी हो सकती है और इकोइक भी हो सकती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखा एकोस्टिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिमेंटिकली होती है। सिमेंटिक का मतलब है जब भी आप चीज़ों को कोई मीनिंग देते हो। डेट मीन्स के अज्यूम के आप ये चीज़ लेक्चर पढ़ रहे हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, चीज़ें पढ़ रहे हो, सिर्फ शब्दों को देख रहे हो। जब आप शब्दों को सिर्फ देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में इसका कोई स्टोर नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप इन शब्दों के मीनिंग को समझेगो कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्यों होती है, उस मेमोरी का हमसे क्या रिलेशन है या पब्लिक से क्या रिलेशन है। एग्जैक्टली यू आर एबल टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट विद द ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यू हैव, और इसको कोई मीनिंग दे पाओ, तब तो ये चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। लेकिन आप मीनिंग नहीं दे पाते हो तो वो चीज़ें स्टोर नहीं होंगी। डेट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है वो सिमेंटिकली स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग दैट इन्फॉर्मेशन कैरीज। एक बार जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में आ गई वो फॉरगेट नहीं हो सकती। फॉरगेटफुलनेस ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिट्रीवल फेलियर, नॉट द लॉस ऑफ LTM, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिट्रीवल फेलियर का मतलब ये है कि आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो आपको कुछ क्यूज़ देने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं हम जनरली रिट्रीवल क्यूज़। क्यूज़ होते हैं, क्यूज़ का मतलब ये हुआ कि
मान लो कि ये आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने यूं ही पढ़ लिया कहीं पे भी, सडनली कहीं आपको पेपर दिखा, आपने पढ़ लिया, बात खत्म। तो आपको आपने याद तो कर लिया है, आप रिकॉल कैसे करोगे? आपको रिकॉल करने के लिए याद करना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का टॉपिक। RAS मेंस में हमने बिहेवियर का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर मेमोरी टॉपिक का सब पार्ट है। तब आपने कुछ क्यूज़ दिए कि आप RAS मेंस की पढ़ाई करोगे, तब आपको बिहेवियर का सब्जेक्ट याद आएगा, बिहेवियर याद कर रहे हो तो मेमोरी याद आएगा, और मेमोरी को देखने पे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी याद आ रही है। डेट मीन्स यू हैव क्यूज़ कि आपने कनेक्शंस बना के रखे हैं कि यहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती है। जैसे फाइल का इंडेक्स होता है, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सडनली कहीं भी डाल दो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी वापस ढूंढने पे, लेकिन आप उसको प्रॉपर फोल्डर्स बना के या ड्राइव्स बना के डालते हो, वो चीज़ें आपको मिलने में आसानी होती है। सेम चीज़ अगर आपके रिट्रीवल क्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी रिट्रीवल फेलियर हो जाएगा, आपको वो चीज़ इन्फॉर्मेशन वापस मिलेगी नहीं। वो स्टोरेज में पड़ी है, आपके दिमाग की वो स्टोर की जगह खा रही है, लेकिन आपको रिट्रीव नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में देखने से पहले ये चीज़ आप देख लें, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एग्जैक्टली 5 मार्कर के अंदर बना के आ सकते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है और शॉर्ट में चीज़ें भी समझा रहा है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन गई सेंसरी मेमोरी के अंदर। सेंसरी मेमोरी में 2 इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू आती है, आइकॉनिक और इकोइक, और बाकी सेंसेस स्किन वगैरह भी आ सकती है, लेकिन मेन आइकॉनिक और इकोइक होती है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत लार्ज होती है और ड्यूरेशन लेस देन 1 सेकेंड। अब इस पर आप अटेंशन देते हो, अटेंशन का मतलब है सेलेक्टिव अटेंशन। यहाँ पे आप सेलेक्टिव अटेंशन देते हो, सेलेक्टिव अटेंशन देने में वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी स्मॉल है लेकिन ड्यूरेशन लेस देन 30 सेकेंड्स है, मतलब सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा ड्यूरेशन है इसके पास में। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में मिली वो कैसे स्टोर होती है, एनकोड होती है, एकोस्टिकली होती है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन पे रिहर्सल्स करते हैं, कंटिन्यूस रिहर्सल्स करते हैं, एलैबोरेटिव रिहर्सल्स करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में। और एक बार जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन चली गई तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। और इस पूरी मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, मतलब आप जितना चाहो उतना इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और इस इन्फॉर्मेशन को वापस आपको अगर रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? रिट्रीवल क्यूज़। रिट्रीवल क्यूज़ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो पूरा सिस्टम था, स्टेज मॉडल था, इसमें एटकिंसन एंड शिफ्रिन एक और चीज़ की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेस। ये बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, हमने ये देखा कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो बोल रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रही है, कैसे वो सेंसरी मेमोरी से यहाँ गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई, वो जाती कैसे हैं। तो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने इसका कंट्रोल प्रोसेस भी समझाया है। Atkinson and Shiffrin proposes the notion to control the process which functions to monitor the flow of information through various memory stores। मतलब सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी स्टोर्स का मतलब है वो। पहला आता सेलेक्टिव अटेंशन। हमने बात की कि अगर सेंसरी मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन है और उसको आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में या STM में भेजना है तो आपको उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी। जिस चीज़ पे आप अटेंशन दोगे वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और जिस चीज़ पे आप अटेंशन नहीं दोगे वो चीज़ फेड हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया सेलेक्टिव अटेंशन। सेकंड इज़ मेंटेनेंस रिहर्सल। सिमिलरली STM में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको रिटेन करना है तो आपको मेंटेनेंस रिहर्सल्स करने पड़ेंगे, बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तब वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड रहेगी, वरना शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी फेड अवे हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक और प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं चंकिंग। चंकिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी लार्ज इन्फॉर्मेशन है, अज्यूम आपके पास फ़ोन नंबर है 9876543221, ये आपके पास नंबर है। आपको ऐसे नंबर याद नहीं रहेंगे, आपने क्या किया, उन नंबर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली आपने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट में डिवाइड करने से आपको चीज़ें इजीली याद हो जाती हैं। बचपन में हम चीज़ें जब भी डेफिनेशंस याद करवाई जाती थी टीचर के द्वारा, टीचर पार्ट में डिवाइड करके डेफिनेशंस को देता था। इससे बच्चे एक एक पार्ट याद करते थे, वो शॉर्ट पार्ट होने के कारण इजीली याद भी हो जाता था और शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता भी था। आप फर्स्ट पार्ट को याद करते थे, फिर फर्स्ट और सेकंड पार्ट को याद करते थे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को याद करते थे। इस चंकिंग करने से
आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, आपकी वो इन्फॉर्मेशन ईजीली लॉस नहीं होती, फेड अवे नहीं होती, ठीक है। और फोर्थ इज एलोबरेटिव रिहर्सल्स। एलोबरेटिव का रिहर्सल का मतलब है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर की, उसके ऊपर मेंटेनेंस रिहर्सल किया, उसके ऊपर चंकिंग की, उसके बाद में अगर आप उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहते हो तो आपको उस इंफॉर्मेशन को, जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। डेट मीन्स आप RAS मेंस की तैयारी कर रहे हो, RAS मेंस की चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आपके पास पेपर 3 दिमाग में है, बिहेवियर आपके चल रहा है, लेकिन आप अब मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है या मेमोरी का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको डालना है ब्रेन के अंदर में, तो आपको उस मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट को, मेमोरी वाले टॉपिक को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके बाकी सारे टॉपिक से, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो पाएगी। आप कनेक्शंस बनाते रहोगे, कनेक्टिंग डॉट जो थ्योरी होती है वो वाला सिस्टम यहाँ पे काम करता है कि एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन बनता है और उससे ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में स्टोर रहती है। इस कनेक्शन बनाने को उसको बोलते हैं एलोबरेटिव रिहर्सल्स। कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग LTM नॉलेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एसोसिएशंस, लॉजिकल फ्रेमिंग्स एंड मेंटल इमेजेस। ये काम कैसे करती हैं? ये यहाँ देखो आप, पहले इन्फॉर्मेशन गई, इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में गई, सेंसरी मेमोरी में आपने सेलेक्टिव अटेंशन दिया उस इन्फॉर्मेशन को, वो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में 2 प्रोसेसेस काम करते हैं, पहला है मेंटेनेंस रिहर्सल और दूसरा है चंकिंग। दोनों में से कोई भी प्रोसेस काम कर सकता है। अब वो प्रोसेस जब काम करते हैं तब वो चीज़ें जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने से पहले एक प्रोसेस हमको करना होता है, उसको बोलते हैं एलोबरेटिव रिहर्सल्स। डैट मीन्स आपको जो भी ये नई इन्फॉर्मेशन मिली है उसको LTM के एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, तब वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा स्टेज मॉडल कंप्लीट होता है, एटकिंसन और शिफरिन ने दिया था 1968 के अंदर में। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थियरीज। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थियरीज भी एक सेकेंड मॉडल है मेमोरी का। ये मॉडल दिया था क्रेक एंड लॉकार्ट ने 1972 के अंदर में। द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थियरीज वाज प्रपोज्ड बाय क्रेक एंड लॉकार्ट इन 1972। ये बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन का जब भी प्रोसेसिंग होता है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उसका जो प्रोसेसिंग होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को परसीव किया, एनालाइज किया और अंडरस्टूड किया। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इस टॉपिक को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बस ठीक है सुन रहे हैं, मजबूरी है, सुनना है, नाम के लिए टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप उसको शैलो लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ब्रेन में स्ट्रांगली स्टोर नहीं होंगी। लेकिन आप इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इस पर मीनिंग्स इसको एसोसिएट कर रहे हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको डीप लेवल पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ब्रेन में डीप लेवल पे परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरीज बोलता है कि कैसे ये नई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, वो प्रोसेस होगी, वो डिपेंड करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हो, एनालाइज करते हो या अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। यह है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, क्रेक एंड लॉकार्ट। अब ये बोलते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो 3 लेवल्स पे प्रोसेस होती है, एनालाइज होती है। पहला होता है शैलोएस्ट लेवल। शैलोएस्ट लेवल का मतलब है कि आप सिर्फ उसके फिजिकल या स्ट्रक्चरल फीचर्स पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब जैसे ये लेक्चर चल रहा है तो आप यहाँ पे सिर्फ इन जो भी ये लिखा हुआ है उनके शेप पे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे ये एस है, ये आप साउंड नहीं दे रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ऐसा कुछ है, ये एच है, ये ए जैसा ये कुछ है, ये डंडी है। दैट मीन्स यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स। जैसे आप कोई भी साइट सीइंग करने गए तो आपने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख लिया, तो आप उसको शैलोएस्ट लेवल पे स्टोर कर रहे हो। स्ट्रक्चर्स को वापस रिट्रीव करना, रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को मुश्किल है। सेकेंड लेवल पे आप क्या करते हो? सेकेंड लेवल पे आप उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। उसमें आप उसको साउंड एसोसिएट करते हो। जैसे ये एस था तो आपने एस का साउंड किया कि हाँ ये एस है। सिर्फ ये कोई लाइंस नहीं है जो ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। इट इज़ एन एस, दिस इज़ एन एच, दिस इज़ एन ए, दिस इज़ एन एल, दिस इज़ एल। तो आप उसको साउंड दे रहे हो, फोनेटिक साउंड्स दे रहे हो, तो आप स्ट्रक्चरल फीचर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने ये सब मिला के आपने देखा कि हाँ दिस इज शैलोएस्ट, दिस इज इंटरमीडिएट।
तो यहाँ पे आपकी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। थर्ड आता है डीपेस्ट लेवल। डीपेस्ट लेवल में सेमेंटिक एनकोडिंग होती है, जो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखी थी सेमेंटिक एनकोडिंग। इसमें आप सेमेंटिक एनकोडिंग का मतलब है कि आप उसको मीनिंग एसोसिएट करते हो किसी भी चीज़ को। आप शैलोइस्ट का मतलब समझते हो कि हाँ, आप ऊपरी परत लेवल पे चीज़ों को समझ रहे हो, तब वो होगी शैलोइस्ट। आपने मीनिंग एसोसिएट किया तब वो चीज़ आपके लॉन्ग टाइम में रिटेन हो पाएगी। 3 लेवल, शैलोएस्ट, इंटरमीडिएट एंड डीपेस्ट लेवल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरीज, क्रेक एंड लॉकहार्ट 1972। अब ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप शैलोएस्ट लेवल पे रखोगे वो जल्दी डिके हो जाएगी, और जो आप सेमेंटिक एनकोडिंग करोगे या डीपेस्ट लेवल पे चीज़ों को समझोगे, आप बस दिमाग उसको भूल ही नहीं सकता। मेमोरी सीधा बात बताएं कि अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ चली गई तो आप दिमाग उसको भूल सकता ही नहीं है। फॉरगेटिंग का प्रिंसिपल ही नहीं है। जो फॉरगेटिंग होती है वो नॉर्मली रिट्रीवल क्यूज के कारण होती है, स्टोरेज लॉस के कारण नहीं होती है कभी भी। ये 2 थियरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो इस पूरे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये इसमें इंडिविजुअलाइज टॉपिक्स है, कंटिन्यूस टॉपिक्स नहीं है। हमने 2 थियरीज देख ली। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमने शॉर्ट टर्म, सेंसरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी देखी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी कुछ टाइप्स है। उसमें 2 टाइप की बात की गई है। पहला आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये पूरा जो टाइप्स का फिलॉसफी क्या बोलता है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी यूनिटरी सिस्टम नहीं है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी करके कोई एक ही सिस्टम है जो पूरा एक साथ काम कर रहा है। नहीं, वो सिस्टम के भी सब पार्ट्स हैं, और वो सब पार्ट्स काम करते हैं तब वो पूरा सिस्टम काम करता है। सबसे पहला आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। इस मेमोरी को आप ऐसे समझो कि वो चीज़ें हैं जो आप बोल के बता सको, जिसको आप डिक्लेयर कर सको, वो चीज़ें रहती हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर में। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कोई फैक्ट हो गए, कोई नेम हो गए, कोई डेट्स हो गए, कोई आइडियाज़ हो गए, जिसको भी आप वर्बली एक्सप्रेस कर सको, वो आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी के पार्ट में। कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, नेम्स एंड डेट्स एंड कैन बी डिक्लेयर्ड वर्बली। डेट्स कैसे हैं? जैसे इंडिपेंडेंस डे क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, पीएम का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, चीज़ें, आइडियाज़ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, वो होगा डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब तुलविंग करके एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इस डिक्लेरेटिव मेमोरी के भी 2 पार्ट्स दे दिए। बोलते हैं कि डिक्लेरेटिव मेमोरी या तो एपिसोडिक हो सकती है या सिमेंटिक हो सकती है। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब ये है कि आप किसी भी एपिसोड के बारे में बात है, जैसे आप कुछ भी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो तो डिक्लेयर में आप एपिसोड डिक्लेयर कर सकते हो। एपिसोड का मतलब है कोई इवेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई सिचुएशन हुई, कोई घटना हो गई, ऐसी चीज़, तो वो एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट होगा, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो कंटेन्स बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया, आपकी शादी हुई, आपने कोई कहानी सुनी थी, कोई कहानी हुई आपके साथ में, कोई घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप डिक्लेयर करके बता सकते हो। तो वो हो गया एपिसोडिक डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट में। सेकंड आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी बात करते हैं आइडिया। सिमेंटिक की हमने बात की, जो मीनिंग एसोसिएट करना चीज़ों को लेके। तो सिमेंटिक मेमोरी में ऐसी चीज़ें होंगी जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिकल रूल्स है, जनरल नॉलेज है, मतलब वो चीज़ें जो जनरली ट्रू है। एक्सपीरियंसेस हर इंसान के अलग हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ होते हैं जनरली इक्वल होते हैं किसी भी जगह पे। तो सिमेंटिक मेमोरी वो चीज़ें को स्टोर करती है। मतलब ये जो भी चीज़ें सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है वो अफेक्ट न्यूट्रल है। मतलब एक्सपीरियंसेस आपके बदलते हैं, आपके विचार जो भी हैं बदल सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ नहीं बदलते, ये थोड़े से परमानेंट है और इनको डेटेड नहीं होते। एक्सपीरियंस कभी आपकी शादी कब हुई तो वो स्पेसिफिक डेट की बात हो गई, 1 जनवरी 2024 में आपकी शादी हुई, तो आप स्पेसिफिक डेट है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो सिमेंटिक मेमोरी में होती है, कोई डेटेड नहीं है, दे आर जनरल फैक्ट्स, दैट्स इट। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, दैट आर फैक्ट। तो सिमेंटिक मेमोरी इज अफेक्ट न्यूट्रल एंड नॉट डेटेड, इट इज़ नॉट इजीली फॉरगॉटन। अब पहला था डिक्लेरेटिव मेमोरी और सेकंड है प्रोसीजरल मेमोरी। 2 पार्ट्स जो हमने देखे थे, एपिसोडिक और सिमेंटिक, ये थे डिक्लेरेटिव मेमोरी के पार्ट्स में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। देखो, डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमने क्या बात की कि वो मेमोरी है जो आप इजीली बता सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, पब्लिक को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरीज जो होती है आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, या फिर आपके पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप किसी को समझा नहीं सकते। मतलब अज्यूम हाउ टू राइड अ बाइसिकल या हाउ टू राइड अ कार, आप किसको कैसे समझाओगे भाई कैसे चलाना है कार? आपने बेसिक जो आइडिया समझा दिया कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये रिवर्स होता है, ये आगे जाएगा, गियर्स कैसे चेंज होते हैं, बेसिक यू कैन टेल देम, बट हाउ टू राइड अ कार यू कांट एक्सप्रेस देम, और हाउ टू राइड अ बाइसिकल यू कांट टेल देम. इट्स स्किल एंड स्किल्स आर नॉट एक्सप्रेसिबल. तो ये सारी चीज़ें स्टोर होती है प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर में, ठीक है, और इसको आप वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. कुछ और टाइप्स भी दिए गए हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अलग अलग ऑथर्स के द्वारा. पहले आता है फ्लैश बल्ब मेमोरी. फ्लैश बल्ब मेमोरी का मतलब है कि आपको ऐसे इवेंट्स जो आपको विविडली याद है, आपको एग्जैक्टली याद है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये आता है फ्लैश बल्ब मेमोरीज का पार्ट में. ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज का मतलब है आपके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस थे, सिचुएशंस थे, आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, दैट आर द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज. एंड थर्ड इज इम्प्लिसिट मेमोरीज. इम्प्लिसिट मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये साइकोलॉजी का जो जन्म होता है इस इम्प्लिसिट मेमोरी के ऊपर रिसर्च करने से होता है. इम्प्लिसिट मेमोरी ये बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और वो आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट भी करती है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो क्या है या वो कैसे इम्पेक्ट कर रही है. जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें पड़ी है. दिस आर द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी. ठीक है, 3 क्लासिफिकेशंस, फ्लैश बल्ब, ऑटोबायोग्राफिकल एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. देख लो लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके 2 पार्ट, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी. डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के 3 और पार्ट्स दे रखे अलग ऑथर्स द्वारा, फ्लैश बल्ब, ऑटोबायोग्राफिकल एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्ट मेमोरी का टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट है कुछ व्यू पॉइंट्स. हमारा ये बार्लेट वाला व्यू पॉइंट पहले भी एग्जाम में आ चुका है. तो कुछ व्यू पॉइंट्स है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा मेमोरी के ऊपर, कि वो मेमोरी को कैसे समझते हैं, वो मेमोरी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. तो पहले आते हैं बार्लेट. बार्लेट पे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है. तो बार्लेट मेमोरी को एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस देखते हैं. कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मेमोरी जो है वो बदलती रहती है, कंस्ट्रक्टिव है, इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव. ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, मेमोरी विल कीप इवॉल्विंग. जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे जैसे टाइम होगा, चीज़ें बदलती जाएगी. तो ये है मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का कॉन्सेप्ट जो बार्लेट ने दिया था. इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस as the information that is stored undergoes modification according to past knowledge and schemas. वो मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है? आपके पास कोई ऑलरेडी नॉलेज था, ठीक है, आपने कुछ फ्रेमवर्क्स बना के रहे थे, ठीक है, ये आपके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्कीमास है. तो जब ये नई इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करोगे तो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस और स्कीमास मिलके और ये नई इन्फॉर्मेशन मिलके एक नया चीज़ों को इवॉल्व करेंगे और ये इस नई इन्फॉर्मेशन को आप अलग तरीके से समझोगे. तो जब भी किसी टॉपिक को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो हर एक व्यक्ति हर इन्फॉर्मेशन, उस सेम इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से देखता है. जब भी आप किसी 10 व्यक्तियों को एक ही इन्फॉर्मेशन फीड कर दो और कुछ घंटों बाद में या कुछ समय बाद में जब आप उनसे वापस पूछो एक्सप्लेनेशन, तो आप देखोगे कि हर एक का व्यू पॉइंट अलग है. ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने उनके स्कीमास अलग थे, उनके पास नॉलेज अलग था, इसलिए वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर पाए. ये वही बोलते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई तो आपने उसको कैसे परसीव किया, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर होती है या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. तो मेमोराइज इन्फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीनिंग दैट इज असाइन्ड टू द स्टिमुलस मटेरियल. इट कैनॉट रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आफ्टर रीचिंग इन द मेमोरी सिस्टम. मेमोरी में एक बार जो चीज़ पहुंच गई ना, उसके ऊपर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इम्पैक्ट करेंगी. ऐसा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन आपने डाली तो वो ब्लॉक अलग ही पड़ा रह जाएगा, नहीं, वो बाकी सारे ब्लॉक्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा और इवॉल्व होगा, मॉडिफाई होगा. नेक्स्ट आता है बेडले का व्यू पॉइंट. बेडले का भी व्यू पॉइंट है मेमोरी के ऊपर. बेडले का व्यू पॉइंट ये बोलते हैं कि मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसके भी पार्ट्स हैं. जैसे हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट्स देखे, ठीक है, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल, तो वो बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के भी पार्ट्स हैं. उस थियरी को बोलते हैं या बेडले के व्यू पॉइंट को बोलते हैं मल्टी कंपोनेंट व्यू ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. दैट मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी के
मल्टीपल कंपोनेंट्स है। मल्टीपल कंपोनेंट्स का ये जो थियरी पहली बार दी गई थी बैडले के द्वारा 1986 के अंदर में। बैडले क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कोई पैसिव स्टोर हाउस नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन डाली साहब वहाँ पड़ी है मज़े से, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्क बेंच है, डेट मीन्स उसके अंदर भी चीज़ें बदल रही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी चीज़ें इवॉल्व हो रही है, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें बदल रही है वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी इन्फॉर्मेशन इवॉल्व हो रही है, चीज़ बदल रही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास में बहुत सारे मेमोरी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, हैंडल किए जा रहे हैं या ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं जैसे जैसे लोग नए नए कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे टास्क परफॉर्म होते रहेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी वो मेमोरी मटेरियल्स इवॉल्व होते रहेंगे। तो ये जो वर्क बेंच या वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला आता है जो वर्किंग मेमोरी का मतलब, वर्क बेंच या वर्किंग मेमोरी का मतलब जो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम कर रही है तो उसके 3 कंपोनेंट्स काम करते हैं। पहला आता है फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स को स्टोर करता है और ये जो भी साउंड्स होते हैं वो 2 सेकंड के अंदर डिके हो जाते हैं, डिके विद इन 2 सेकेंड्स। ये फोनोलॉजिकल लूप साउंड को स्टोर करेगा। विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो होता है वो विजुअल या स्पेशल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। विजुअल का मतलब है कि जो चीज़ें आप देख सकते हो, स्पेशल का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ विजुअल स्पेशल। तो फोनोलॉजिकल लूप साउंड को कर रहा है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन को कर रहा है और इसकी भी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अब थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जनरली हम क्या समझ रहे थे अभी तक कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप्स बना रहा है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। लेकिन वर्किंग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप्स बनते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो वर्किंग मेमोरी का कंपोनेंट है उसका काम है सारी इन्फॉर्मेशन जो भी फिनोलॉजिकल लूप से आया या विजुअल स्पेशल स्केच पैड से इन्फॉर्मेशन है या जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है उन सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे एक मैनेजर होता है या कोई व्यक्ति होता है तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, वैसे ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम करता है। अब इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो डिवाइड करता है कि किन चीज़ों को अटेंशन देनी है और किन चीज़ों को साइडलाइन करना है, किन चीज़ों को अटेंशन नहीं देनी है। जब ये चीज़ों को अटेंशन देता है और प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे केंद्रित करता है तब वो चीज़ें परमानेंट स्टोरेज में जाती हैं और तब व्यक्ति अच्छे से बिहेव कर पाता है डिपेंडिंग ऑन द कॉग्निटिव टास्क और द प्रॉब्लम। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का सिंपल काम है सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, बिहेवियर को गाइड करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको अभी तक पैसिव समझा जाता था, जिसको ये समझा जाता था कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सेंसरी मेमोरी से लिया और लॉन्ग टर्म मेमोरी में पास कर दिया। नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी एक वर्क बेंच है, एक वर्किंग मेमोरी है जो काम करती है। बैडली का जो ये व्यू पॉइंट है इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो अब आगे संभावना है कि जो बार्लेट का व्यू पॉइंट तो पूछ चुके हैं, अब बैडली के व्यू पॉइंट पे संभावना है कि आपको क्वेश्चन मिले 2 मार्कर और 5 मार्कर। इसके साथ में हमारा मेमोरी का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फॉरगेटिंग। छोटा सा टॉपिक होगा, मेमोरी के टॉपिक से इवॉल्व हुआ टॉपिक है, लेकिन एज इन RAS मेंस में अलग से मेंशन कर रखा है तो उस पर एक अलग लेक्चर बनेगा जिसके अंदर आपको फॉरगेटिंग समझाया जाता है कि फॉरगेटिंग काम कैसे करती है, चीज़ें हम कैसे भूलते हैं और उन चीज़ों को कैसे ना भूला जाए, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन फॉर द डे।